नमस्कार प्यारे साथियों। गुप्त काल हम पढ़ रहे थे और गुप्त काल की कला हमने पिछले क्लास में पढ़ी, साहित्य पढ़ लिया था। आज हम गुप्त काल के जो वैज्ञानिक हुए, एक तरीके से वैज्ञानिक ही कह सकते हैं उनको, ठीक है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए वो आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें आर्यभट्ट पढ़ेंगे, वराहमिहिर पढ़ेंगे, है ना, ब्रह्मगुप्त पढ़ेंगे। ये 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा अन्य कुछ और भी नाम है ना, सालकप्पम है, शालिहोत्र है, सॉरी पालकप्पम, शालिहोत्र है ना, और धन्वंतरी है। इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आर्यभट्ट से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बहुत बड़े नाम है आर्यभट्ट, गणितज्ञ व खगोलज्ञ थे, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ आर्यभट्ट से। गुप्तकालीन विज्ञान हम पढ़ेंगे आज। गुप्तकालीन विज्ञान, ठीक है। गुप्तकालीन विज्ञान, ओहो ये क्या हो रहा है भाई। गुप्तकालीन विज्ञान हम पढ़ेंगे। चलो पेन भी क्या करे बेचारा, पूरा प्राचीन भारत करवा दिया एक ही पेन ने। अब बदलना पड़ेगा, है ना। आज लास्ट क्लास है, पूरी क्लासें हो गई हैं इन्हीं पेनों से। देखो बहुत ज़्यादा स्याही फेंकता है और यहाँ तक आते आते फीका पड़ जाता है। लेकिन चलो पूरा प्राचीन भारत करवा दिया, राजस्थान करवा दिया, और वर्ल्ड हिस्ट्री उधर शुरू की है। उसमें 7-8 क्लासें गई हैं, बहुत ज़्यादा उधर क्लासें नहीं जा पाई हैं, अब रेगुलर चलेंगी। पीएचडी में थोड़ा उलझा हुआ हूँ और चाह रहा हूँ कि अभी 10-12 तारीख से पहले पहले पीएचडी सबमिट हो जाए, तो फिर उधर से दिमाग हट के और पूर्ण रूप से फिर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इतिहास को, ठीक है। चलिए आर्यभट्ट को हम पढ़ते हैं। 1 नंबर पे मैं आर्यभट्ट को लेता हूँ, ठीक है। आर्यभट्ट ये गणितज्ञ थे, वे खगोलज्ञ थे, है ना। गणितज्ञ व खगोलज्ञ थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पाटलिपुत्रा में इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र, या हम उसमें पाटलिपुत्र में जो कुसुमपुर है वहाँ पे जन्म हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म अश्मक प्रदेश में भी मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं ना, ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन पाटलिपुत्र वाला ज़्यादा प्रासंगिक नज़र आता है, ठीक है। 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुप्त काल लगभग, मतलब उत्तरवर्ती गुप्त काल, एक तरीके से हम उत्तरवर्ती तो नहीं है, लेकिन जो मेन जो गुप्त वंश था उसका उत्तर वाला काल चल रहा था, है ना। बुद्धगुप्त ने इनको एक बार आचार्य भी बनाया था, इनकी विद्वता से प्रसन्न होकर। बुद्धगुप्त कब हुए थे गुप्त काल में, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो नालंदा में इनकी शिक्षा हुई और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम आर्यमा था, जो कि मलयालम भाषा की बड़ी जानकार थी। ये कुछ इनके बारे में बेसिक जानकारी है, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में सॉरी जो जानकारी मिलती है बड़ी शानदार मिलती है। गणित के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भी इन्होंने बड़ा काम किया था। खगोल शास्त्र की मैं बात करूं तो इन्होंने पहली बार ये बताया हमको कि सूर्य जो है वो इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी घूर्णन करती है। वरना उससे पहले टॉलेमी का सिद्धांत चलता था कि पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन एक अलग चीज़ है कि हमने हमारे विद्वानों को तवज्जो नहीं देकर और पाश्चात्य के विद्वानों को तवज्जो दी, और हम ये मानते हैं कि जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया वो कोपरनिकस ने दिया, है ना। जबकि उसकी बात आर्यभट्ट हमारे यहाँ पर कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत एग्जाम में आए, कोपरनिकस ऑप्शन में हो तो कोपरनिकस की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पे आर्यभट्ट ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन में होता है तो फिर सवाल मुझे लगता है डिलीट ही होगा, क्योंकि आर्यभट्ट ने भी हमको जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बता दिया था, एकदम वैज्ञानिक तरीके से बता दिया था। तो फिर हम कैसे कोपरनिकस की तरफ जा सकते हैं। कोपरनिकस हुआ है 16वीं सदी में, ये हो गए हमारे 5वीं 6वीं सदी में, है ना। तो बहुत बड़े विद्वान थे और मात्र 23 साल की उम्र में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिख दी थी इन्होंने, है ना। बहुत बड़े विद्वान थे और उस आर्यभट्टियम पुस्तक से प्रभावित होकर ही बुद्धगुप्त ने इनको नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य बनाया था, प्रमुख आचार्य, है ना। तो ये इनकी कुछ उपाधियाँ थी, सॉरी उपलब्धियाँ थी। इसके अलावा इन्होंने खगोल शास्त्र में एक दिन का जो समय था वो हमको
बताया था इन्होंने एक दिन का 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड, है ना। और एक साल का जो समय बताया वो 365 दिन बताया था। और इन्होंने पृथ्वी की परिधि तक नाप दी थी उस जमाने में, और बताई थी कि 39,968.6 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि होती है। तो इतने बड़े विद्वान थे उस जमाने में, सोचो कैसे पृथ्वी की परिधि नापी होगी। लगभग 39,000 ही है। आज के ऊपर उपकरणों के आधार पर जो हम नापते हैं तो लगभग सेम आती है, हल्का फुल्का अंतर है, दशमलव पॉइंट वगैरह का। ठीक है, तो पहले मैं आर्यभट्ट के बारे में बेसिक परिचय लिख देता हूँ, है ना। 476 में जन्म हुआ, 476 ईस्वी में जन्म, है ना। कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र या कुसुमपुर में। ठीक है, कुसुमपुर पाटलिपुत्र में। ठीक है, यहाँ पे तो जन्म हुआ, ये जन्म स्थान है। ठीक है, और कुछ लोग जो है, ये नालंदा में पढ़ता है ना, नालंदा, है ना। लिखने की आवश्यकता नहीं है, पाटलिपुत्र उधर ही पढ़ता है। नालंदा में इनकी शिक्षा हुई, नालंदा में शिक्षा हुई। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जो है, कुछ विद्वान क्या मानते हैं? असमक प्रदेश मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान जन्म स्थान क्या मानते हैं? असमक क्षेत्र। ठीक है, असमक क्षेत्र मानते हैं। अब इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा नालंदा में हो गई। आर्यमा जो थी, इनकी पत्नी थी आर्यमा, जो कि मलयालम भाषा की बड़ी विद्वान थी, मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा की जानकार थी। तो ये इनके बारे में बेसिक परिचय हो गया। ठीक है, इनका योगदान की मैं बात करूं, योगदान, ठीक है, खगोल के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में। ठीक है, खगोल के क्षेत्र में योगदान की बात करेंगे साथियों, तो देखो पहला योगदान तो क्या है? पहला तो ये है कि इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। ठीक है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। ठीक है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, और ये बताया कि पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन करती है। नंबर दो पे इन्होंने जो है हमको बताया, नंबर 2 पे, हाँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या की। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, है ना, वैज्ञानिक व्याख्या की, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से बताया था एकदम प्रमाण सहित कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। ठीक है, और 23 घंटे सॉरी 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड एक दिन की अवधि बताई, एक दिन की अवधि बताई। अब आप सोचिए उस जमाने में इस बंदे ने एक दिन की अवधि बता दी थी। आज भी इतनी आती है लगभग लगभग, है ना, थोड़ा बहुत, ये शायद 0.47 आता है, और ये 41 इन्होंने बताया है ना, 4.1 बताया है। और एक वर्ष जो बताया वो बताया था 365.4 दिन का। ठीक है, कितना सटीक आंकड़ा था। आज भी 365 दिन मानते हैं हम। सॉरी, हाँ, ठीक है, सॉरी। और इसके अलावा पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की परिधि जो इन्होंने बताई वो बताई थी 39,968.6 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या कमाल के व्यक्ति रहे होंगे। आप अंदाजा लगाइए, आज से 1500 साल पहले जब हमारे पास कोई भी उपकरण नहीं थे, हमारे पास कोई आधार नहीं था, कोई पुस्तकें नहीं थी, कोई ढंग की उपकरण नहीं थे, कुछ नहीं था, क्या था उस जमाने में? क्योंकि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया, जो कि अभी करीब 15वीं-16वीं सदी में हुई है। ठीक है, तो कैसे इन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा होगा, और कैसे ये टाइम पीरियड वगैरह सब बताए होंगे,
हैं? कैसे ये पृथ्वी की है जो परिधि को इसने नापा होगा बंदे ने, क्या कमाल का ये बंदा रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम पे तो इतना पढ़ने के बावजूद भी आज इस चीज को प्रमाणित करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई आप प्रमाण करके दिखाइए कि पृथ्वी की लंबाई, पृथ्वी की परिधि इतनी है, तो हम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन देख लो क्या गजब का ये बंदा था। ठीक है, चलिए ये तो हो गया खगोल शास्त्र में इनका योगदान। अब मैं गणित के क्षेत्र में इनके योगदान की बात करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ ना, गणित के क्षेत्र में योगदान। ठीक है, गणित के क्षेत्र में योगदान, इसमें भी बड़ा गजब का योगदान है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, ये धारणा गलत है। शून्य का आविष्कार किसने किया ये किसी को पता नहीं है, अज्ञात है। ठीक है, आज भी अज्ञात है। कुछ लोग मानते हैं लेकिन वो गलत अवधारणा है। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा आ जाए, मान लो 4 ऑप्शन हो और आर्यभट्ट भी दे रखे हो, तो आप आर्यभट्ट करके आ सकते हैं, लेकिन शून्य का आविष्कार इन्होंने नहीं किया था, ऐसा हम कहते हैं। ब्रह्मगुप्त के जो एक ग्रंथ है ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका, उसके आधार पर, क्योंकि वो इनके बाद में हुई है, आर्यभट्ट के बाद में हुई है, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है। पहली बार शून्य का उल्लेख ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका में ही मिलता है, पहली चीज। दूसरा, किस संदर्भ में मिलता है, इस संदर्भ में ही मिलता है कि शून्य का आविष्कारक अज्ञात है, उन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब चूंकि शून्य का आविष्कार यदि आर्यभट्ट ने किया होता तो उसमें उल्लेख मिलता है ना, और उसमें उल्लेख नहीं मिलता, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो ये गणित के क्षेत्र में योगदान क्या थे इनके, तो एक तो गणित को खगोल शास्त्र से अलग करने का काम जो है इन्होंने किया। ठीक है, पहला। और गणित में जो है, जो साइन होता है जा, उसका सिद्धांत दिया, है ना। और जो त्रिकोणमितीय जो माप होते हैं, सॉरी, ज्यामितीय जो आकृतियां होती हैं उनकी अवधारणा इन्होंने दी। पाई का मान दिया, स्थानीय मान दिया। ठीक है, दशमलव प्रणाली दी। क्या गजब के बंदे थे। तो देखो एक एक की बात हम करते हैं। एक तो गणित को खगोल से अलग किया, सॉरी, खगोल से अलग किया। ठीक है, गणित को खगोल से अलग किया। दूसरा, ज्यामितीय सिद्धांत दिए, ज्यामितीय सिद्धांत दिए। ठीक है, दूसरा, तीसरा, साइन, ये साइंस वाले जानते हैं जिसको जा बोलते हैं, साइन या जा का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसके अलावा जो पाई होती है, पाई, है ना, जैसे ये ऐसे बनाते हैं, पाई का मान 3.1416 बताया, है ना, जो कि शुद्धतम मान है। आज तक का भी शुद्धतम मान यही है, पाई का मान, है ना। 22/7 जो होता है पाई का मान, है ना, 22/7, 22/7 को आप हल करोगे तो यही मान आएगा, है ना। और इसके अलावा इन्होंने जो है दशमलव प्रणाली दी। ठीक है, और क्या दिया, स्थानीय मान दिया, स्थानीय मान की अवधारणा दी। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मान लो कोई संख्या है 18,8,9,0, ये कोई संख्या मान लो, तो इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ऐसे, है ना। जैसे 9 जो है ये दहाई पे है, ये सैकड़ा पे है, तो इसका मान होगा 10, है ना, इसका मान होगा 100, है ना, ऐसे, है ना, 8, है ना, और इसका मान 1000 पे होगा, इसका मान 10,000 पे होगा, ऐसे ये स्थानीय मान होते हैं इनके, है ना। और बस बाकी तो गणित वाले ही जाने, अपन तो क्या ही जाने। ठीक है, लेकिन स्थानीय मान ऐसे होता है कि किस स्थान पे है वो, इकाई पे, दहाई पे, सैकड़े पे, 1000 पे, है ना, ऐसे। तो ये थे प्यारे साथियों आर्यभट्ट के गणित के क्षेत्र के योगदान और खगोल के क्षेत्र के योगदान। अब मैं आर्यभट्ट का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान था वो भी बताना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने कई जो है, जैसे आर्यभट्टियम लिखा और एक सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी। ठीक है, आर्यभट्टियम में 4 भाग हैं,
है ना, गीतिकापाद, गणितपाद, गोलपाद और कालक्रियापाद, इसमें गीतिका और गणितपाद का संबंध गणित से और कालक्रिया व गोलपाद का संबंध जो है खगोल शास्त्र से है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ, इसको आप उतारिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आर्यभट्ट को ही हम पढ़ रहे हैं, आपको मजा आएगा। आर्यभट्ट से हम इतना पढ़ लेंगे कि शायद कोई सवाल आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम इसको मिटा देते हैं और चर्चा करते हैं आर्यभट्ट का साहित्य के क्षेत्र में योगदान, है ना। साहित्य में योगदान, ठीक है, साहित्य में क्या योगदान था इन्होंने, एक तो सूर्य सिद्धांत लिखा, उन्होंने क्या लिखा, सूर्य सिद्धांत। ये ऐसा अल्ब्रूनी के अनुसार है, ये ना, अल्ब्रूनी मानते हैं, अल्ब्रूनी के अनुसार। ठीक है, अल्ब्रूनी ऐसा मानते हैं कि आर्यभट्ट ने जो है सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अल्ब्रूनी के अनुसार। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो यही है, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। ठीक है, मात्र 23 साल की उम्र में यह ग्रंथ लिख दिया था। अंदाजा लगाइए आप, 23 साल का बंदा और उस जमाने का, है ना, 23 साल की उम्र में यह ग्रंथ लिखा था। ठीक है, यह ग्रंथ लिखा था और इस उपलब्धि के कारण, इस उपलब्धि के कारण बुद्धगुप्त ने, गुप्त शासक था बुद्धगुप्त ने आर्यभट्ट को क्या किया, नालंदा का प्रमुख आचार्य बना दिया, नालंदा का प्रमुख आचार्य बना दिया। ठीक है, नालंदा का प्रमुख आचार्य बना दिया। 4 भाग है इसके, है ना, 4 भाग हैं आर्यभट्टियम के। कौन कौन से हैं, एक तो है गणितपाद, एक है गीतिकापाद, गणितपाद, गीतिकापाद, गोलपाद और कालक्रियापाद। ठीक है, कालक्रियापाद। ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये खगोल से संबंधित हैं, खगोल से संबंधित, और ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये गणित से संबंधित माने जाते हैं, गणित से संबंधित। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, संबंधित माने जाते हैं। तो आर्यभट्ट पे ये सारा था। ठीक है, कुछ लोगों ने आर्यभट्ट पे भाष्य भी लिखे, जैसे भास्कर फर्स्ट जो थे, भास्कर सेकंड, जिनको भास्कराचार्य भी कहते हैं, करीब 9वीं 10वीं सदी की समथिंग हुए थे बाद में, उन्होंने आर्यभट्टियम पर भाष्य लिखा। इसके अलावा लल्ल और लाटदेव, निशंकु, इन लोगों ने आर्यभट्टियम पर टीका लिखी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आर्यभट्टियम पर, आर्यभट्टियम, इस पे देखो टीका, और एक लिखा गया है भाष्य। ठीक है, भाष्य और टीके में ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, देखो टीका जो लिखी है वो लिखी है, एक तो लल्ल ने लिखी है, एक लाटदेव ने लिखी है, और एक लल्ल, लाटदेव और निशंकु ने लिखी है। ठीक है, निशंकु ने लिखी है। और भाष्य जो लिखा है वो लिखा है भास्कर सेकंड ने। ठीक है, भास्कर सेकंड, या इसको जो है भास्कराचार्य भी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इनको लिखा है। ठीक है, टीका लिखी आर्यभट्टियम पर। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि किस विद्वान ने निम्नलिखित आर्यभट्टियम पर टीका नहीं लिखी, पूछा, 3 ये नाम दे दिए, एक नाम कोई अन्य दे देंगे। ठीक है,
और फिर पूछ लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, आर्यभट्टियम पर लल्ल लाटदेव और निशंकु ने टीका लिखी थी, अन्य लोगों ने नहीं लिखी। ठीक है, अन्य लोगों ने लिखी होगी तो मेरे को याद नहीं है, मेरे को इतने याद है, तो आप इनको बढ़िया तरीके कम से कम इनको याद रख लोगे। और मान लो 3 ऑप्शन में यही आया और सवाल ये पूछा कि किसने नहीं लिखी, तो चौथा ऑप्शन स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। आर्यभट्ट पे इतना ही था विद्यार्थियों, और मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ याद करने के बाद भी और सवाल जो है किसी प्रकार का कोई बाहर जाएगा। इतना तैयार कर लेना। हाँ, एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा। आर्यभट्टियम ये पहली ऐसी पुस्तक थी जिस पर तिथि का भी उल्लेख मिलता है और लेखक का भी नाम मिलता है ना, लेखक और तिथि के नाम वाली पहली पुस्तक थी, यह बात भी हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहली पुस्तक जिस पर लेखक व तिथि का नाम मिलता है। ठीक है, लेखक व तिथि का नाम मिलता है, ऐसी पहली पुस्तक है। और इसका अरबी अनुवाद भी मिलता है ना, अरबी अनुवाद अल-नफ नाम से, है ना, अरबी अनुवाद भी इसका हुआ। अरबी अनुवाद किस नाम से हुआ? अल-नफ नाम से जो है इसका अरबी अनुवाद भी मिलता है। तो मुझे लगता है अब कोई फैक्ट बचा नहीं है, लगभग सारे फैक्टों को मैंने कवर कर लिया है। इतना आप पढ़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का सवाल बाहर जाएगा। नेट हो, सेट हो, प्रोफेसर हो या स्कूल वाक्यता हो, किसी भी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, कुछ भी हो, इतना पढ़ लो, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इससे बाहर भी कोई कंटेंट आता है, कोई तथ्य आता है एग्जाम में, तो इतना आपने यदि तैयार कर लिया ना, तो इस के बेस पर आप आंसर निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आर्यभट्ट हमारे हो गए हैं। अब मैं जो है वराह मिहिर की बात कर लेता हूँ। वराह मिहिर का भी बड़ा गजब का योगदान रहा है, वो भी बड़े खगोल शास्त्री थे और विज्ञान के क्षेत्र में उनकी बड़ी देन थी। कैसा लगा कंटेंट? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, नंबर 2 पे मैं बात करता हूं वराह मिहिर की। ठीक है, वराह मिहिर की हम बात करने वाले हैं। वराह मिहिर भी बड़े विद्वान थे और गुप्त काल में इन्होंने जो काम करके दिखाए उसके नमूने आज भी हमको मिलते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है और उसमें आज तक भी जंग नहीं लगी, जबकि वो खुले में खड़ा है। ठीक है, तो जंग, लोहे पर जंग न लगे, ऐसी विधि का जिक्र हमको जो किया वो वराह मिहिर साहब ने ही अपनी जो पुस्तक थी बृहत संहिता उसमें किया था, है ना। इसमें और भी इन्होंने कई चीज़ों की जो है बात की थी विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे बिना ऋतु के और हम फसल कैसे उपजाएं, है ना। जैसे रबी की फसल सर्दियों में ही होती है, लेकिन इन्होंने ऐसी विधि बताई कि खरीफ के समय में भी और रबी की फसल उपजा ले, है ना। इतने बड़े विद्वान थे। पशुओं की नस्ल कैसे सुधारी जाए, है ना, ऐसी बात इन्होंने बताई। और ज़मीन के अंदर पानी है या नहीं है उसके बारे में भी ये जो है हमको इन्होंने बताया था। ठीक है, तो बड़े गजब के विद्वान थे, इतनी सारी विशेषताएं इनकी हमको देखने को मिलती हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ बेसिक बात मैं आपको बता दूं कि एक तो इनका जो जन्म हुआ था वो हमारे उज्जैन में हुआ था और वराह इनकी उपाधि थी। आर्यभट्ट को ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है, अब आर्यभट्ट को गुरु मान रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े विद्वान रहेंगे। एक महान गुरु का चेला भी महान ही होता है। ठीक है, तो खगोल शास्त्री थे ये, है ना। हम इसमें लिखेंगे कि उज्जैन में जन्म हुआ, उज्जैन में जन्म हुआ। ठीक है, वराह इनकी उपाधि थी। आर्यभट्ट को अपना गुरु माना, ठीक है, आर्यभट्ट को अपना गुरु माना और ज्योतिषाचार्य और खगोलविद थे, है ना। ज्योतिषाचार्य व
खगोलविद थे। ठीक है, ज्योतिषाचार्य वह खगोलविद थे, यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इनका जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान है वो बड़ा गजब का है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पंच सिद्धांतिका, जिसमें हमको जो है 5 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। इसमें जैसे एक मिलता है पॉलिस सिद्धांत, एक रोमक सिद्धांत। पॉलिस और रोमक दोनों यूनान से प्रभावित सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पैतामय सिद्धांत मिलता है, और एक वशिष्ठ मिलता है, और एक सूर्य या शौनक सिद्धांत मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा उपलब्धि में या योगदान में हम लिखेंगे। योगदान में इन्होंने जो है पंच सिद्धांतिका एक ग्रंथ लिखा, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका में 5 भाग मुख्य रूप से हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। 5 भाग में कौन कौन से हैं देखो। एक तो है पैतामय सिद्धांत, ठीक है, पैतामय। एक है वशिष्ठ, ठीक है, एक है रोमक, एक है पॉलिस, और एक है सूर्य या शौनक सिद्धांत। ठीक है, ये हैं। तो ये दोनों जो सिद्धांत हैं विद्यार्थियों, ये यूनानी प्रभाव वाले हैं। ठीक है, यूनानी प्रभाव वाले। यहाँ से सवाल पूछते हैं कि कौन से सिद्धांत, जो पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांत मिलते हैं, उनमें कौन यूनानी प्रभाव वाले हैं, है ना। तो एक इनमें से दे देंगे और 3 ये दे देंगे, है ना। फिर पूछेंगे कौन सा यूनानी प्रभाव वाला है, तो इनमें से आपको कोई एक पे क्लिक करना पड़ेगा। ये दोनों जो हैं ये बड़े सॉरी अवैज्ञानिक तरीके से लिखे गए हैं। अवैज्ञानिक है ये, है ना, अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक का मतलब तर्क नहीं है, ये परंपराओं पर आधारित लिखे गए हैं, है ना। परंपराओं पर आधारित लिखे गए हैं। ठीक है, ये परंपराओं पर आधारित लिखे हैं। ये जो है ये सूर्य सिद्धांत, ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है ना, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो है इसको माना जाता है। और इस ग्रंथ में जो भारतीय ज्योतिषाचार्य थे उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें लाल है वो लल लटदेव, उनकी बात हमको यहाँ पे मिल जाती है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भारतीय ज्योतिषाचार्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, भारतीय ज्योतिषाचार्यों की जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। जैसे वही लल है एक तो, है ना, लल है, लाटदेव है ना, लल लाटदेव वगैरह, इनकी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है, इनके विचार मिलते हैं ना। ये सारा है पंच सिद्धांतिका हो गया। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो कुछ जातक ग्रंथ हैं, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया एक तो वृहद जातक हो जाता है ना, वृहद जातक। ठीक है, और वृहद संहिता है, वृहद जातक है ना, और अन्य भी हैं ना, जिसमें कौतूहल मंजरी, लग्न विवाह, है ना, और इस प्रकार के इनके कई रचना और भी हमको मिलती हैं। ठीक है, तो हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे जातक ग्रंथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 नंबर पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, नंबर 2 पे जातक ग्रंथ। ठीक है, जातक ग्रंथ। ठीक है, जातक ग्रंथों में एक तो हो जाएगा वृहद संहिता, है ना। वृहद संहिता जो है, इस वृहद संहिता में ही हमको जो विज्ञान संबंधी जो जानकारी दी, ज्योतिष संबंधित जो जानकारी दी थी वो हमको इसमें दी थी। विज्ञान संबंधित जानकारी भी हमको इसी में मिलती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्या मतलब आएगा नहीं, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, और वृहद संहिता के बारे में हम अगली स्लाइड पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप इसको उतारें। अभी हम ब्राह्महीर पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। हाँ, देखो वृहद संहिता की मैंने बात की, वृहद संहिता। ठीक है, वृहद संहिता में इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है। एक तो हमको जो जानकारी मिलती है ना, वो जैसे मैंने बताया आपको
लोहे पर जंग न लगने की विधि। ठीक है। दूसरी है कि बिना ऋतु के कृषि करने के तरीके। ठीक है। तीसरी बात, बिना ऋतु के कृषि करने के तरीके, सॉरी, पशुओं की नस्ल सुधारने की बात है ना, पशुओं की नस्ल सुधारने की बात। ठीक है, पशुओं की नस्ल सुधारने की बात। इसके अलावा भूमिगत जल खोजने की प्रणाली। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। 107 अध्याय इसमें माने जाते हैं, 107 अध्याय है ना, ये बात आपको ध्यान रहे, बड़ा शानदार है। और गुप्त काल से पहले के जो ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य थे उसके बारे में भी जानकारी यह दे देता है बृहत संहिता। ठीक है, एक बृहत जातक और है ग्रंथ है ना, बृहत जातक भी इसी का भाग है, जिसको लघु जातक भी कहते हैं, है ना। बृहत जातक को लघु जातक, उसके संक्षिप्त भाग को लघु जातक बोलते हैं। बृहत जातक के ही भाग को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। देखो, जातक ग्रंथों में एक हो गया, दूसरा है बृहत जातक, है ना, बृहत जातक। और इसका जो संक्षिप्त भाग है, इसका संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? लघु जातक कहलाता है, ये ध्यान रखना, है ना, लघु जातक कहलाता है। ठीक है, लघु जातक कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बड़े शानदार ग्रंथ हैं। इसके अलावा इनके ग्रंथों में हमको अन्य कई और भी मिलते हैं, जिसमें कौतूहल मंजरी आती है ना। और कौतूहल मंजरी अन्य ग्रंथ में तीसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ, कौतूहल मंजरी आती है। और एक लग्न वराह भी आती है ना, लग्न वराह, कौतूहल मंजरी, लग्न वराह, और एक लग्न टीका भी आती है शायद, है ना, लग्न टीका है, कुछ एक ऐसे नाम है, जो भी आप देख लेना। इतने पुस्तक आप बढ़िया से ध्यान रखना। ठीक है, एक लग्न विवाह भी आती है ना, लग्न विवाह आती है, एक ऐसी नाम है, मैं विद्यार्थियों थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, लग्न विवाह है या वृहत विवाह है, ऐसी नाम है कुछ, है ना, वृहत विवाह, वृहत विवाह। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नाम है, आप थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये वैसे भी अंतिम क्लास है, मैं ये नहीं कह सकता कि अगली क्लास में मैं सुधार दूंगा, तो ये गुप्त काल की तो आखिरी क्लास है, तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। तो ये थे प्यारे साथियों वराह मिहिर, जिसको हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। और अब हम अगले विद्वान की बात कर लेते हैं, जिसमें ज्योतिषाचार्य के रूप में ही एक और विद्वान का नाम मिलता है, और उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, भीनमालाचार्य भी उनको कहा जाता था, क्योंकि भीनमाल में जन्मे थे, करीब 590 या कई किताबों में 598 भी मिलता है। ठीक है, और भीनमालाचार्य इन्हीं को बोला जाता है, बिल्कुल ब्रह्मगुप्त को ही, और हाँ, इन्हीं को माना जाता है। और इनकी 2-3 रचनाएं हैं, एक तो ब्रह्मगुप्त सिद्धांति का, और खंडन खंड खाद्य, और एक ग्रंथ है इनका ध्यान गर्भ। 3 पुस्तकें बढ़िया तरीके से हमको पढ़नी है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, 2 विद्वानों को हमने पढ़ लिया है, तीसरा हम देखते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अब हो ही गया है ना। तीसरे नंबर पे ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त के बारे में हम देखेंगे। तो देखो,
जन्म कहाँ हुआ? भीनमाल। भीनमाल कहाँ पड़ता है? सभी जानते होंगे, राजस्थान से बाहर के बंदे थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, तो ये जालोर में होता है, जालोर राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। जालोर राजस्थान में पड़ता है। और कब हुआ था? 590 या कई किताबें 598 ईस्वी लिखती हैं, ठीक है, इसमें हुआ था। भीनमाल में होने के कारण इनको भीनमालाचार्य भी कहा जाता है। ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है, ज्योतिषाचार्य थे। और गणक चंद्र चूड़ामणि की उपाधि इनको भास्कराचार्य ने दी थी, है ना, ये भी बात आपको ध्यान रखना। गणक चंद्र चूड़ामणि, है ना, गणक चंद्र चूड़ामणि, ये उपाधि दी थी इनको। किसने? भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य ने उपाधि दी, ठीक है, भास्कराचार्य ने यह उपाधि इनको दी थी, ठीक। तो बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। अब मैं इनका योगदान थोड़ा सा देख लेता हूँ। योगदान में जो है ब्रह्मगुप्त सिद्धांति का ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका है ना, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका है ना, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका ही है, ठीक है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांतिका नहीं है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका है, ठीक है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका, बड़ा जटिल नाम है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका, ठीक है, सिद्धांतिका। इसी पुस्तक में पहली बार हमको 0 का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। सॉरी, शून्य का पहली बार उल्लेख इसी पुस्तक में मिलता है, ठीक है, इसी पुस्तक में मिलता है। शून्य का जो है पहली बार उल्लेख इसी पुस्तक में मिलता है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका में, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है। और किस संदर्भ में मिलता है? इस संदर्भ में मिलता है कि शून्य का आविष्कारक अज्ञात है ना। इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, कि शून्य यानी कि 0 का आविष्कारक अज्ञात है, ठीक है, ये बात इसमें हमको लिखी मिलती है ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका में, ठीक है। तो बड़ी शानदार पुस्तक है और ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसमें हमको कुछ खगोल के उपकरणों की जानकारी मिलती है, 9 खगोलीय उपकरणों की जानकारी इस पुस्तक में हमको मिल जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा 9 खगोलीय उपकरणों की जानकारी मिलती है, उपकरणों की जानकारी, ठीक है। और कुछ प्रमेय इसमें मिलती है ना, गणित से संबंधित कुछ प्रमेय जो हैं, गणित से संबंधित प्रमेय इसमें मिलती हैं, ठीक है, गणित से संबंधित कुछ प्रमेय इसमें मिल जाती हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था प्यारे साथियों ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका, बड़ा अच्छा ग्रंथ है और ये सारी बात इसमें हमको मिल जाती है। दूसरे जो ग्रंथ हैं ब्रह्मगुप्त के, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरा खंडन खंड खाद्य है, एक तो खंडन खंड खाद्य, ठीक है, और तीसरा है ध्यान गर्भ, ठीक है, ध्यान गर्भ। एक चीज और लिखना इसमें, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका में आकर्षण बल की भी बात इसमें की गई है ना, आकर्षण बल की बात मिलती है। कितने बड़े विद्वान थे, सोचिए, आकर्षण बल की बात उन्होंने कर ली, है ना। तो ये ब्रह्मगुप्त थे, इनके बारे में हमको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। खंडन खंड खाद्य भी कई बार जो है पूछ लिया जाता है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, इसमें द्वैतवाद से संबंधित जिक्र भी मिलता है ना, जो कि मेरा टॉपिक रहा है पीएचडी में, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, है ना, अद्वैतवाद से संबंधित जानकारी मिलती है। और हाँ, खंडन खंड खाद्य जो है, इसमें
पांचांग बनाने की विधि का उल्लेख मिलता है ना, ये भी बात आप ध्यान रखनी है। ठीक है, खंडन खंड खाद की बात कर रहा हूँ। पांचांग बनाने की विधि ये मिलती है इसमें ना, विधि मिलती है। ठीक है, तो ये इतना पढ़ लेना विद्यार्थियों, मुझे लगता है इससे ज़्यादा पढ़ना और हमारे लिए मुनासिब प्रतीत नहीं होता। यहाँ से लगभग आपको सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, कोशिश तो मेरी यही रही है कि सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए। और गुप्त काल को जिस प्रकार से मैंने पूरा किया है, कितनी क्लासें हुई, मुझे लगता है 25 घंटे से ऊपर की क्लासें यहाँ पे हो गई हैं, है ना। और 1 घंटे से छोटी क्लास मैंने शायद ही ली हो, 1 घंटे से ऊपर की है, कोई 10 मिनट की है, तो कोई एक आधा क्लास 50 मिनट पे रुक गई। तो एवरेज 1 घंटे का माने तो 25-26 घंटे में और गुप्त काल हमारा पूरा हुआ है। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी। अच्छा, कुछ एक बात और है वो मैं बताना चाहूँगा। 1-2 विद्वान और हैं, है ना, जैसे धन्वंतरी है ना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में उन लोगों का जो योगदान है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। शालिहोत्र को तो चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है ना, तो उनकी बात हम कर लेते हैं। जैसे एक पालकाप्य का नाम मिलता है, पालकाप्य। ठीक है, पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद लिखा, हस्तायुर्वेद, है ना। हस्तायुर्वेद मतलब हाथियों की चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलती है ना, हाथियों की चिकित्सा की जानकारी। ठीक है, हाथियों की चिकित्सा की जानकारी मिल जाती है, पालकाप्य का नाम ध्यान रखना। नंबर 2 पे हम यहाँ इसमें लिखेंगे, नंबर 2 पे शालिहोत्र का नाम ले लेते हैं, शालिहोत्र। ठीक है, शालिहोत्र को जो है विद्यार्थियों इन्होंने घोड़े की चिकित्सा से संबंधित जानकारी दी थी और इनको पशु चिकित्सा का जनक माना जाता है ना। मैंने शायद अभी शालिहोत्र को किसका जनक बोला था, पता नहीं किसका बोला था, उसको आप दिमाग से निकालना। पशु चिकित्सा का जनक इनको बोला जाता है और घोड़े पे इन्होंने काम किया था ना। घोड़े की जो है चिकित्सा की बात इन्होंने की कि घोड़े के लिए चिकित्सा कैसे की जाए, और पशु चिकित्सा का जनक, है ना, पशु चिकित्सा का जनक इनको माना जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे धन्वंतरी की हम बात कर लेंगे। धन्वंतरी ने जो है एक तो ग्रंथ लिखा था हमारा, क्या नाम से, नवनीतकम लिखा था एक तो, और एक निघंटू लिखा था, है ना, नवनीतकम और निघंटू। तो नवनीतकम और एक लिखा निघंटू। ठीक है, नवनीतकम और निघंटू। तो ये कुछ अन्य विद्वान थे विद्यार्थियों जिनको आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। और एक वाघभट्ट का नाम और आता है जिसने अष्टांग हृदय लिखा था, वाघभट्ट, है ना, 4थे नंबर पे वाघभट्ट है जिसने क्या लिखा, अष्टांग हृदय लिखा ना, अष्टांग हृदय पे अष्टांग संहिता भी लिखा था ना, अष्टांग संहिता। ठीक है, अष्टांग हृदय व अष्टांग संहिता वाघभट्ट ने लिखे थे। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों, हमारा यहाँ पे पूरा होता है गुप्त काल। बड़ा शानदार था। ठीक है, और बड़ी गजब तरीके से ही हमने इसको पढ़ा है और मुझे नहीं लगता कि अब आपकी किसी प्रकार की कोई क्यूरी रहेगी और कोई सवाल यहाँ से बाहर जाएगा। आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना, लगातार पढ़ना और जो है बार बार प्रैक्टिस करना, पिछले साल के पेपर देखना और फिर कोई नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, उससे आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे, मैं उस हिसाब से टॉपिक शुरू करूँगा। तब तक क्लास रुकी रहेगी, जब तक आप लोगों का कमेंट 8-10 लोगों का कमेंट नहीं आएगा तब तक क्लास मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। तब तक मैं मेरा काम निपटा देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।